हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। फिनेंशियल मैनेजमेंट का हम लोगों ने 2 चैप्टर अपलोड कर दिया है और इसी मैराथन पे अब हमारा फर्स्ट वीडियो ऑन FRFSA। दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑन FRFSA। मैंने प्रॉमिस किया है FM का एक एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट करवाऊंगा, FRFSA का एक एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट करवाऊंगा। 2021, 2022, 2023, 20 अगर टाइम मिला तो ये तीनों चारों साल के पेपर में करवाऊंगा, प्रॉमिस रहा। और एग्जाम के एक रात पहले आपके साथ बैठ के रिवाइज कराऊंगा और गारंटी है पास होना ही होगा अच्छे मार्क्स से। राइट, चलिए। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि भरोसा है हमको कि मेरा इंपॉर्टेंट एग्जाम में आएगा ही आएगा, इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा, ये भरोसे से पढ़ा रहा हूं। राइट, आई सो लेट्स स्टार्ट। हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अपलोडेड है। ये हमारा फेसबुक पेज है। टेलीग्राम पे अगर अभी तक आप जुड़े नहीं हो तो टेलीग्राम पे ऐड हो जाइए। एंड दिस इज आवर यूट्यूब चैनल। टेलीग्राम का इस बार मैंने QR कोड आपके लिए हम प्रेजेंट कर दिए हैं, क्योंकि कई बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा था। तो SHI सेमेस्टर बोलकर या आप स्कैन करके QR कोड आप आराम से हमारे टेलीग्राम के चैनल पे ऐड हो सकते हैं। तो BCom सेमेस्टर 6 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, मोस्ट डरावना सब्जेक्ट। देखो, ये नहीं कहूंगा कि नहीं है कुछ तो चैप्टर्स हैं, बट मैंने अपने एक वीडियो में स्ट्रैटेजी बताया था। उस स्ट्रैटेजी को देखो, पहले अपने आप को 40 के पास पहुंचाओ, और वो 40 पहुंचाना बहुत आसान है। उस 40 को पहुंचाने का एक वीडियो मैंने बनाया था और उसी सीरीज को मैं यहां फॉलो कर रहा हूं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा, हाउ टू पास द सेम 6 एग्जाम का एक वीडियो है, जरूर देखिएगा। चलिए, सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पेपर पैटर्न। गारंटी है यही पेपर पैटर्न आएगा। थोड़ा सा अलाइनमेंट हिल गया है, कोई इशू नहीं है। आई गारंटी विद दिस पेपर पैटर्न, लिख कर दे रहे हैं, यही आएगा पेपर पैटर्न। आइए, सो क्वेश्चन नंबर 1 विल बी द थ्योरी। मैंने अपने इंपॉर्टेंट में, मैं फिर रिपीट कर दूंगा, मैं सिर्फ 3 क्वेश्चन दिया हूं। अरे बाबा, मैं सबकी तरह 10-10 नहीं दूंगा रे, मैं 3 क्वेश्चन दे रहा हूं। उसी में से एक क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स घर पे, फिर एक प्रैक्टिकल आएगा जिसके अंदर में या तो कैश फ्लो या तो फंड फ्लो, ऑप्शन नहीं रहेगा। या तो कैश फ्लो रहेगा या तो फंड फ्लो रहेगा, 5 मार्क्स का छोटा सम्स रहेगा। राइट, तो वो छोटे सम्स पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। फिर एक प्रैक्टिकल रहेगा रेशियो एनालिसिस का, जिसके अंदर में ऑप्शन रहेगा। अब ऑप्शन किस तरीके से हो सकता है कि या तो दोनों रेशियो के सम्स होंगे, या तो एक रेशियो उसके साथ कुछ थ्योरी दे दे। अच्छा देखो बेटा, यही चांसेस है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कैश फ्लो फंड फ्लो पे ऑप्शन दे दे और रेशियो पे ऑप्शन ना दे। कोई बड़ी बात नहीं है, कहीं पे रूल नहीं है कि अब रेशियो में ही ऑप्शन देंगे। हमने कहा मैं आपको यहां 5 क्वेश्चन दूंगा, वो मैं दे दे रहा हूं। राइट, एनीवेज, सेक्शन बी जो कि 10 मार्क्स कैरी करेगा। एक प्रैक्टिकल आएगा कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज पे, विथ और विदाउट ऑप्शन। चांसेस है इस बार विथ ऑप्शन आना चाहिए, चांसेस है इस बार विथ ऑप्शन आना चाहिए, बट इट कैन बी विथ और विदाउट। और इस बार जो मुझे लगता है कि कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज में ट्रेंड एनालिसिस आने की बहुत ही भारी संभावना है। राइट, क्वेश्चन नंबर 5 में एक प्रैक्टिकल रहेगा इंडेक्स के ऊपर, विथ और विदाउट ऑप्शन। नाउ मनाओ कि विथ ऑप्शन आ जाए इसमें, क्योंकि यहां ट्रेंड आने की चांसेस बहुत हाई है। और फिर या तो देखो, मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, अगर यहां विथ ऑप्शन आया, रिकॉर्ड कर लो मेरी इस बात को, अगर विथ ऑप्शन आया तो एक क्वेश्चन या तो कॉमन साइज रहेगा और दूसरा क्वेश्चन ट्रेंड रहेगा, ये चांसेस है।
अब आते हैं इंड एएस पे। इंड एएस में इस बार जो मुझे लगता है प्रैक्टिकल देगा, एक सम्स रहेगा, उसके साथ हो सकता है 3-4 मार्क्स का या 2 मार्क्स का या 4 मार्क्स का थ्योरी आपको दे दे, मे बी इट्स अ वेरी हाई चांस। लेकिन मैं जो अभी इंपॉर्टेंट कराऊंगा आपका ये 10 मार्क्स घर पे। सेक्शन सी सबसे डरावना, पहला क्वेश्चन होल्डिंग विदाउट एनी ऑप्शन, दूसरा क्वेश्चन कैश फ्लो और फंड फ्लो रहेगा जिसमें ऑप्शन रहेगा, और तीसरा क्वेश्चन रेशियो जिसमें फिर ऑप्शन रहेगा। तो मैं यहां पे स्ट्रैटेजी डिस्कस नहीं करूंगा, स्ट्रैटेजी इज ऑलरेडी डिस्कस्ड। मैं फिर कह रहा हूं, कई बच्चों ने उस स्ट्रैटेजी पे मुझे पर्सनली कमेंट किया कि सर अब हमें समझ आ रहा है कि शायद हम पास तो हो जाएंगे, क्योंकि देयर आर मेनी पीपल ना जो जिसके पास टाइम नहीं है, तो उनके मैसेजेस आ रहे हैं कि सर सेफ हो गए हम, आपकी इस बातों को सुनकर हम सेफ हो गए। एनीवेज लेट्स स्टार्ट। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है इंड एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। आइए, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है इंड एएस। अब हमारे सिलेबस में 3 इंड एएस कवर्ड है, एक है इंड एएस 1, एक है इंड एएस 16 और एक है इंड एएस 33। इंड एएस 1 पे थ्योरी ही आएगा, सम्स नहीं आने वाला, अगर आया तो। इंड एएस 16 इट टॉक्स अबाउट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जिसको हम फिक्स्ड एसेट के नाम से पहले जानते थे। इंड एएस 13 टॉक्स अबाउट द अर्निंग पर शेयर। तो पढ़ने की चीजें यही दो है जो हम आपको पढ़ाने बैठेंगे। इंड एएस 1 का जो कंपोनेंट्स है वो सब है, वो हमने अपने इंपॉर्टेंट में दे दिया है, वो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसको हम डिस्कस करने वाले नहीं है। We are discussing about Ind AS 16 and Ind AS 33. Now, Ind AS 16 talks about the property, plant and equipment. मैं जल्दी जल्दी थ्योरी डिस्कस करूंगा क्योंकि मेरे बच्चे हो, मैं जानता हूं जैसे मैं थ्योरी पढ़ाना स्टार्ट करूंगा फॉरवर्ड कर दोगे, क्योंकि वो कई बच्चों के दिमाग में सेट है, जितना पढ़ा लीजिए बैठेंगे तो लेके। तो ये उनके लिए है जो नहीं लेकर बैठेंगे, ईमानदारी से पढ़ेंगे, उनका हाथ पैर कांपता है, राइट। चलो, Ind AS 16. Now, Ind AS 16 talks about the property, plant and equipment. बहुत सिंपल सा लॉजिक है मेरे बच्चों। अब समझने की कोशिश करना कि Ind AS 16 के पहले कौन था। सबसे पहले था AS 6 जो डेप्रिसिएशन पे बात करता था, फिर आया AS 6 और AS 10। AS 6 था सबसे पहला जो डेप्रिसिएशन पे बात किया, AS 10 जो फिक्स्ड एसेट पे बात किया, फिर AS 6 हट गया, AS 10 बन गया न्यू इंड एएस, मॉडिफाइड इंड एएस, डेप्रिसिएशन आके उसमें जुड़ गया, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था। अब वही चीज बन गया इंड एएस, इंड एएस 16, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। यस और नो? बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ। ये कौन है बेटा? दे आर द टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, वो फिक्स्ड एसेट्स इसको हम छू सकते हैं। We are not talking about any intangible fixed assets. We are talking about property which we can touch, plant which we can touch, and equipment or machinery which we can touch. Yes or no? Now, what is an asset? What do you mean by asset? ये definition अगर आपको पता है तो आप ये समझ गए। Ind AS 16 में सिंपल बात यही कहता है, एसेट क्या होता है? जिसको हम रखते हैं, हेल्ड, रखना, for what? For use in the production or supply of goods or services. वो एसेट जैसे दिस इज माई पीपीई, जिसको हम किस लिए रखे हैं? आपको पढ़ाने के लिए। ये मेरा पीपीई है, राइट। मेरे मैट, वो भी मेरे एसेट है जो बच जाएंगे, लेकिन वो उससे हम सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। दीज आर हेल्ड फॉर सेल, बट दिस एसेट, माई एसी, माई लैपटॉप, माई कैमरा, these are not held for sale, they are held for use. Hope it is clear. They are held for use, very very important. Or for rental to others, हम भाड़े पे लगाएंगे, और for administrative purpose, ऑफिस यूज में यूज करेंगे, जिसका लाइफ 1 साल से ज्यादा होगा, फॉर मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड, 1 साल से ज्यादा होना चाहिए। क्लियर है? and are not held for sale in the normal course of business. अभी बोला सर
यूज करेंगे, बेचेंगे नहीं। देयर आर सम एग्जांपल्स, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट आर पीपी। दे कंस्टिट्यूट अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द टोटल एसेट्स ऑफ एन एंटिटी, बट ऑब्वियस है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो देयर अकाउंटिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल in preparation and presentation of financial statement. Ind AS 16 deals with accounting for PPE and their disclosure. बोलो कोई तकलीफ यहां तक? सर रीड मत करना, समझना, लैंग्वेज बहुत इजी रखे हैं, राइट? नाउ व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ Ind AS? द ऑब्जेक्टिव ऑफ Ind AS, क्या ऑब्जेक्टिव है इसका? इट इज टू प्रेस्क्राइब द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सही तरीके से होना चाहिए, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव है बेटा कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट शुड बी प्रॉपरली डन, राइट? प्लांट एंड इक्विपमेंट, so that the users of the financial statement can discern information about an entity's investment in PPE and the changes in such investment. क्या होता है ना बेटा, देखो ना, जब कोई पैसा लगाता है ना, तो वो उस कंपनी का टोटल एसेट्स देखता है, डेप्थ देखता है, इक्विटी देखता है, हर एक चीज को देखता है। तो मान लो अगर आप अपने एसेट्स के ऊपर लंपसम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप अपना पैसा ब्लॉक कर रहे हो रिटर्न कमाने के लिए। तो लोग भी आपके ऊपर भरोसा करते हैं। जैसे एक बात समझना, मान लो कल तुम को कोई आपका कोई दोस्त बोला कि भैया थोड़ा पैसा चाहिए, तो आप उस पर भरोसा कब करोगे? जब आप उसको देखोगे कि हाँ यार वो तो मेहनती है, वो काम करता है, उसने 4-5 दुकान किया है, सच में लग रहा है उसको जरूरत है, उसका पैसा मुझे वापस मिल जाएगा। एक इंसान जो फटक रहा है, भटक रहा है, क्या उसको पैसा दोगे? नहीं दोगे। तो लॉजिक समझो, जितना एक ये माना जाता है कि अगर एक इंसान फिक्स्ड एसेट्स पे, पीपीई पे पैसा लगा के रखा है, मतलब उसका इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स आर वेरी हाई, तो उसके रिटर्न भी उस अकॉर्डिंगली होंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? तो ये कहा जाता है कि भैया इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, बोलते हैं ना, विंडो ड्रेसिंग नहीं होना चाहिए, एकदम प्रॉपर रहना चाहिए, क्योंकि लोग इसको देखकर पैसा लगाते हैं। ऐसा नहीं हो कि कुछ गलत इंफॉर्मेशन इसमें हो, राइट? दिस इज द रीजन दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके अंदर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? रिकॉग्निशन, डिटर्मिनेशन ऑफ देयर कैरिंग अमाउंट, दैट इज द बुक वैल्यू, एंड द डेप्रिसिएशन एंड इम्पेयरमेंट लॉस। ठीक है? अब ये स्टैंडर्ड ये भी डील करता है कि भैया कितना अमाउंट आप कैपिटलाइज करोगे। एक एसेट को खरीद रहे हो, कितना अमाउंट आप कैपिटलाइज करोगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। मान लो एक लॉजिकल बात समझना, देखो हम बहुत सिंपल डेफिनेशन बताते हैं कि कैपिटलाइज कितना रुपया होगा। देखो मैं तुमको एक एग्जांपल के तौर पे समझाने की कोशिश करता हूं। आई मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाने की कोशिश करता हूं। हम एक एसेट को परचेस किए, परफेक्ट बात। क्या परचेस करने से आपका एसेट रेडी फॉर यूज हो जाएगा? सर नॉट ऑलवेज बट समटाइम्स। क्या मेरा एसेट खरीद लेने से रेडी फॉर यूज हो जाएगा? सर नॉट ऑलवेज बट समटाइम। लेट्स से मोबाइल खरीदे, हाँ रेडी फॉर यूज हो गया, पक्का ना, इसमें क्या है, कुछ नहीं है एक्स्ट्रा चीज। बट लेट्स से आपने एसी खरीदा, क्या वो रेडी फॉर यूज हो जाएगा? नहीं, उसको पहले इंस्टॉल कराएंगे या पहले डिलीवरी करवाएंगे, फिर इंस्टॉल करवाएंगे, तब ना होगा रेडी फॉर यूज। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? तो जैसे हम मशीन खरीदे, तो मशीन का डिलीवरी चार्जेस, इंस्टॉलेशन चार्जेस, ये जब तक हम नहीं देंगे वो रेडी फॉर यूज नहीं होगा। सिंपल लॉजिक ये है कि परचेस करने के बाद जितना खर्चा आप कर रहे हो, रेडी फॉर यूज होने के लिए पहले तक जो भी खर्चा होगा वो वन टाइम होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? वन टाइम होना चाहिए। परचेस भी वन टाइम होता है और अदर एक्सपेंसेस जिस भी नाम से आप कर रहे हो, अगर वो खर्चा वन टाइम हो रहा है रेडी फॉर यूज के पहले तक, तो वो सारा का सारा अमाउंट कैपिटलाइज हो जाएगा, वो सारा का सारा एसेट का कॉस्ट बन जाएगा। रेडी फॉर यूज हो गया, अब आप इसको यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो बात की बात है, उससे वो कोई मतलब नहीं है।
रेडी फॉर यूज होने के बाद कोई खर्चा होने पे हम उसको कैपिटलाइज नहीं करते हैं तब तक जब तक उस एसेट पे ऐसा खर्चा हो कि उसका अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाए, उसका वर्किंग कैपेसिटी बढ़ जाए, लाइफ बढ़ जाए। हालांकि ये आपके पार्ट नहीं है, राइट, यहां तक कोई दिक्कत। ये कंसेप्ट समझना, सामान खरीदे, जो भी खर्चा लगा वन टाइम लगा, रेडी टू यूज होने के पहले लगा, वो सारा का सारा कॉस्ट कैपिटलाइज हो जाएगा। आइए छोटा सा सम्स, और मुझे लगता है कि इस एग्जाम में इस तरह का सम्स आना चाहिए। या मैं एक काम करता हूं, उसको थोड़ा सा एक बार थ्योरी को और पढ़ा देता हूं, तो थोड़ा सा ना आप और अच्छे से समझ पाएंगे मेरे हिसाब से। आइए, तो मेजरमेंट कब होगा? मेजरमेंट दो बार हो सकता है। एक, जब आप खरीदे, दैट इज कॉल्ड इनिशियल रिकॉग्निशन, और मान लो 2 साल 5 साल 10 साल के बाद आप फिर से उसके ऊपर कोई खर्च किए या आप उसका रीवैल्यूएशन किए, दैट इज कॉल्ड सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिकॉग्निशन, one is measurement at recognition and one is measurement after recognition or subsequent recognition, right? अब an item of property which qualifies for recognition, now this is very important, when will it be qualified for recognition? कब हम कहेंगे कि रिकॉग्नाइज हो गया? रिकॉग्नाइज मतलब पहचान हो गया। सर ये एसेट है, हाँ सर। पुट टू यूज होगा, हाँ सर। इसका लाइफ 1 साल से ज्यादा है, हाँ सर। ओके सर, दिस इज माय पीपीई। अच्छा, इसका वैल्यू, हाँ हाँ मालूम है। मतलब मेजर कर सकते हैं, मेजर रिलायबली एक्यूरेटली कर सकते हैं, और इसका लाइफ, इसका जो ये जो चीज है वो हमको फ्यूचर में फायदा देगा, दैट मीन्स इट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड। आइए एक बार दिखाते हैं आपको। रिकॉग्निशन कब होगा? जब वो बोले कि भैया फ्यूचर में हम तुमको बेनिफिट देंगे, या उसके कॉस्ट को आप एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। द प्राइस इज वेल नोन, देन एंड देन ओनली यू विल मेजर, बिकॉज ट्रांजेक्शन करते समय, रिकॉर्डिंग्स करते समय यू हैव टू राइट एन अमाउंट। यू डोंट नो द अमाउंट, आप लिखोगे कैसे, आप रिकॉग्नाइज कैसे करोगे? होप इट इज क्लियर। देखो दिया हुआ कैन बी डन इनिशियली और सब्सिक्वेंटली, हम बता चुके हैं, राइट। आइए, तो क्या क्या कॉस्ट में आता है? सर परचेज प्राइस आएगा, जिसके अंदर में इंपोर्ट ड्यूटी आएगा, क्योंकि इसका रिफंड नहीं मिलता है। हर वो टैक्स जुड़ जाएगा जिसका रिफंड मिलता नहीं है, राइट। वो टैक्स जिसका रिफंड मिल जाएगा वो कभी भी आपके कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट। हर वो टैक्स जिसका क्रेडिट मिलेगा वो कभी आपके कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। गिव मी एन एग्जांपल, जीएसटी। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? जीएसटी विल गिव यू इनपुट क्रेडिट ना, कैपिटल गुड्स पे मिलता है ना? नहीं सुने, कोई बात नहीं, सुन लो। जब आप एसेट खरीदते हो तो इनपुट क्रेडिट मिलता है ऑन कैपिटल गुड्स। वो चीज का बेनिफिट, उसका क्रेडिट मिल रहा है, तो वो जीएसटी आपके कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। अरे सीधा सा बात रे, जिसका फायदा नहीं मिले बनेगा, जिसका फ्यूचर में हमको बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो हमारे कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। देखो ना, लॉजिक समझो ना। एक सामान है जिसका दाम है 10 रुपया, 10 रुपया आपने दिया, उसमें 1 रुपया का टैक्स है, जिसको आप जाकर बाद में स्क्रैच किया, कूपन मिला 2 रुपया का, जो जाकर आप यूज कर लोगे। अल्टीमेटली कॉस्ट कितना है? 8 रुपया। सिंपल बात। अब कोई कूपन यूज नहीं होने वाला, कोई टैक्स का बेनिफिट मिलने वाला नहीं, कॉस्ट कितना? 10 रुपया। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, क्लियर। तो जो नॉन रिफंडेबल होगा सिर्फ वही आएगा, आफ्टर डिडक्शन ट्रेड डिस्काउंट एंड रिबेट्स। और क्या आएगा? कॉस्ट विच आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू ब्रिंग द एसेट। हर वो कॉस्ट जो एट्रीब्यूटेबल है, उस पे लगाया जा रहा है टू ब्रिंग द एसेट टू द लोकेशन एंड कंडीशन नेसेसरी फॉर इट। अरे अभी तो बताया, रेडी टू यूज, लाने से लेकर रेडी कराने तक के खर्चे। एग्जाम्पल, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, डिलीवरी कॉस्ट, एटसेट्रा। नेक्स्ट आता है एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग, रिमूविंग द आइटम एंड रिस्टोरिंग द साइट। नाउ मान लो, ऐसे समझते हैं, मान लो हम यहां पर एक
मशीन लगाना चाहते हैं, राइट, एक मशीन लगाना चाहते हैं, लेकिन जहां मशीन लगेगा वहां पर एक शेड बना हुआ है, तो शेड के कारण वो मशीन लग नहीं सकता। तो हम क्या करेंगे, मिस्त्री को बुलाएंगे, बोलेंगे ओ मिस्त्री, बोले हाँ सर, बोले इसको तोड़ दो, वो शेड को हटा दो, तभी तो मशीन बैठेगा। मतलब जब तक शेड है, मशीन रेडी टू यूज नहीं हुआ, पुट टू यूज नहीं हुआ, शेड हटा, दैट इज कॉल्ड डिसमेंटलिंग कॉस्ट। क्लियर, गेटिंग माय पॉइंट। एसी लगाना है, पुराना एसी हटवाएंगे, नया एसी लगवाएंगे, डिसमेंटलिंग कॉस्ट। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? एसी लगवाना है, दीवार तोड़वाएंगे, डिसमेंटलिंग कॉस्ट। गुड सर। रिमूविंग द आइटम एंड नो, ठीक है, कोई दिक्कत। आइए अब इस पे थोड़ा सा एक बार सम्स देखते हैं। चलो ना, अब तो भाई ऐसे पानी का तरह बताओगे, पानी का तरह। कॉस्ट ऑफ द प्लांट आएगा, हाँ सर ये तो प्राइस है, आएगा, प्लस टैक्सेस है। कौन सा टैक्स? कुछ नहीं बोला, हम अलग कैसे कर ले, नहीं पॉसिबल। इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट, यस सर, बिना डिलीवरी के सामान घर पे नहीं पहुंचेगा। इंस्टॉलेशन कॉस्ट करना पड़ेगा, वरना मशीन रेडी टू यूज नहीं होगा। कंसल्टेंसी फीस इन कनेक्शन विथ एक्विजिशन, कनेक्शन में है, एट्रीब्यूटेबल टू द एसेट है, देना पड़ेगा, लगेगा, ठीक है, पक्का बात, यहां तक कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट आएंगे, देखोगे बेटा, यहां पे दो इंटरेस्ट है, ध्यान से समझना, इस कंसेप्ट को समझना। एक है इंटरेस्ट चार्जेस और एक है इंटरेस्ट ऑन लोन, दोनों मतलब इंटरेस्ट ही है, लेकिन समझना, दिस इज पेड टू सप्लायर ऑफ प्लांट फॉर डेफर्ड क्रेडिट। वेरी वेरी, मैं कलर थोड़ा चेंज करता हूं बेटा, ये किस लिए है? डेफर्ड क्रेडिट, रीजन समझना। और ये है फॉर परचेसिंग द प्लांट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंस्टॉलेशन एंड असेंबली, मतलब ये खरीदने के लिए है। जब भी कोई इंटरेस्ट डेफर्ड हो जाए, डेफर्ड क्रेडिट मतलब उधार चुकाने के लिए या बाद में देंगे वैसा कोई लॉजिक आ जाए, डेफर्ड आ जाए, वो आपके कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। लेकिन अगर वो इंटरेस्ट इनिशियली खरीदने के लिए लगा रहे हैं, वो बन जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मतलब ये 6 लाख नहीं आएगा, लेकिन ये 2 लाख आएगा। फिर से कह रहे हैं, डेफर्ड क्रेडिट कभी भी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा एज पर इंड AS 23। लेकिन ये क्योंकि परचेस ऑफ द प्लांट है, अभी खरीद रहे हैं, तो ये मेरे, क्योंकि ये मेरे कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्या बोला? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड डिसमेंटलिंग कॉस्ट। अरे कोई बात नहीं, बुल्ला लगेगा बाद में, अरे कोई तकलीफ नहीं। आज का प्रेजेंट वैल्यू क्या बोलता है कि आज इसको कंसीडर कर लेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू भी हमारे कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। ऑपरेटिंग लॉसेस बिफोर कमर्शियल प्रोडक्शन, अरे ये सब नहीं आएगा रे, ऑपरेटिंग बिजनेसेस का लॉस नहीं आता। तो क्या क्या आएगा? 1 करोड़ प्लस 5 लाख प्लस 10 लाख, 15, 17, 19 और 3, 22 और 1 करोड़, दैट इज 1 करोड़ 22 लाख। होप इट इज क्लियर। पक्का ना? क्लियर है? देख लो अच्छे से सम्स को एक बार। घर जाके ना 2023 का पेपर देखना, रखने के बाद, क्लास को बंद करने के बाद आपको समझ में आएगा। ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आया था और भैया ने जो बोला वैसा ही क्वेश्चन मिला। क्या मेरी बात समझ रहे हो? याद आओ यार, ये सब शेयर्स आ गए, EPS आ गया। क्या मेरी बात क्लियर हो गई आपको? पक्का ना? नाउ ये सब क्वेश्चंस, इसके अलावा ना आप पे कुछ क्वेश्चंस पूछा जाता है।
आइए, तो अब ये सब हम पढ़ चुके हैं, मेजरमेंट एट रिकॉग्निशन, मेजरमेंट आफ्टर रिकॉग्निशन। तो इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डायरेक्ट जो पीडीएफ में मैंने दिया है वो आप अच्छे से अगर कर लेते हो तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा और आप आराम से अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे, लिख पाओगे। क्योंकि मुझे जो लगता है ना बेटा, इस साल इंड एस 16 पे थ्योरी देगा छोटा सा कुछ, और इंड एस 33 पे सम्स देगा। ये मुझे लगता है कि 6, 7, 8 मार्क्स का, 6 मार्क्स का क्वेश्चन दे दिया और 4 मार्क्स का क्वेश्चन दे देगा। कैसा क्वेश्चन देगा? विच वन विच एसेट्स आर नॉट कवर्ड, या ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स Ind AS 16 is not applicable. On which of the following fixed assets Ind AS 16 is not applicable? इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा। ये लो, ये है तुम्हारा आंसर। ये मुझे लगता है कि ऐसा 3-4 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछ दिया, 6 मार्क्स का प्रैक्टिकल पूछ दिया। फंस गया तो भैया जय जयकार हो जाएगा, मेरा नहीं आपका होगा, आप पास हो जाओगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये चीज को लर्न करके जाना। तो इसीलिए कह रहा हूं कि नोट्स पढ़ के जाना एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेप्रिसिएशन तो क्या है ना कि सर कुछ नहीं आता तो कुछ तो लिख ही देंगे। आइए नेक्स्ट, इंड एस 33 दैट इज अर्निंग पर शेयर। बहुत इजी सा कंसेप्ट है, बचपन से बड़े हो गए बेटा ईपीएस पढ़ते पढ़ते। आइए, मैं तो अपने क्लास के एक एक बच्चों को ना ये इतना रटवा दिया हूं कि मैं कहता हूं कि भाई कुछ जिंदगी में याद ना हो, लेकिन ये फॉर्मेट देखते राहुल भैया जरूर याद आ जाएंगे। क्या फॉर्मेट पढ़ाए थे? सेल्स से क्या माइनस होता है? वेरिएबल कॉस्ट क्या आता है? कंट्रीब्यूशन में लेस। फिक्स्ड कॉस्ट क्या आता है बेटा? ईबीआईटी लेस। इंटरेस्ट क्या आता है बेटा? ईबीटी लेस। टैक्स क्या आता है बेटा? ईएटी लेस। पीडी प्रेफरेंस डिविडेंड क्या आता है बेटा? एटेस। याद आ रहा है कुछ? अब इस एटेस से निकलता है ईपीएस। अब ईपीएस का कुछ हिस्सा हम रिटेन कर लेते हैं, कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। वॉल्टर्स मॉडल, गॉर्डन्स मॉडल डिविडेंड पॉलिसी पढ़ाए थे। इसे कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग और इसे कहते हैं डिविडेंड। तो यही ईपीएस है जिसका हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ये पूरा स्टोरी आपको दिमाग में सेट रहना चाहिए। बाकी थ्योरी आप इसका पढ़ लीजिएगा। थ्योरी पे मैं ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं, कोई दिक्कत होगा तो जरूर मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं समझा दूंगा। ये पूरा फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंस ऑफ ईपीएस। कहानी है यहां, दो तरह का ईपीएस होता है बेटा, एक होता है बेसिक ईपीएस और एक होता है डाइल्यूटेड ईपीएस। सर व्हाट इज बेसिक ईपीएस? जो हम अभी तक अपने जिंदगी भर पढ़कर आए ईपीएस, वो सीधा सा बात है, बेसिक ईपीएस ही होता है। डाइल्यूटेड क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है। पक्का डाइल्यूशन से अगर फायदा होता है या नुकसान होता है तो एंटी डाइल्यूशन होता है। डाइल्यूटेड में बाद में बात करते हैं, पहले हम लोग नॉर्मल बेसिक ईपीएस की बात करते हैं। एकदम मजे से को समझेंगे, ध्यान देना। अभी हम सिर्फ बेसिक ईपीएस पे फोकस करेंगे, डाइल्यूटेड पे अभी कोई फोकस नहीं किया जाएगा। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इट इज for EPS? The basic EPS formula is, what is the formula of basic EPS? It is divided by number of equity shares. ये आपने पढ़ा था, लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट बात है कि यहां पे नंबर्स नहीं है, इट्स वेटेड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। इट्स एक्चुअली वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। कैसे निकलता ध्यान से समझिएगा। How to calculate weighted average number of equity shares? मान लो अगर मेरा बुक्स का पीरियड है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, 1 अप्रैल को मेरे पास इक्विटी है 1 लाख, बैलेंस या ओपनिंग बोल दो या फ्रेश इश्यू बोल दो। 1/7 को फिर आपने 50,000 इक्विटी नया इशू किया, फ्रेश इशू किया। 1 अक्टूबर को आप फिर 20,000 इक्विटी फ्रेश इशू कर दिए।
1 जनवरी को आप इसका बाईबैक कर लिए। मैं पढ़ाऊंगा बोनस, आपके दिमाग में आ रहा होगा, बोनस में आऊंगा, पहले तो ये क्लियर कर ले। बाईबैक कर लिए, मान लो 50,000 शेयर्स। तो इस जगह पर क्या हुआ, अगर सिर्फ ये रहता, सिर्फ क्वेश्चन में ये रहता, तो यही आपका एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स बन जाता, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स बन जाता। लेकिन क्योंकि यहां पे कुछ अलग अलग फ्रेश इशू हुआ है, अलग टेन्योर पे हुआ, अलग टाइम पे हुआ है, कुछ शेयर्स वापस भी लिया गया है बाईबैक के नाम पे, तो वहां पे क्या कैलकुलेशन होगा, ध्यान दीजिएगा। कैसे सॉल्यूशन करेंगे, जस्ट फोकस ऑन द सॉल्यूशन। particulars, number of shares, number of months, ओपनिंग 1,00,000, कितना मंथ यूज होगा, 12 मंथ। सर कब है, 1 अप्रैल, हमारा बुक कब क्लोज हो रहा है, 31 मार्च, कितना महीना, 12 महीना, कितना हो गया बेटा, 12 लाख। फ्रेश इशू डेट क्या है, 1/7, 50,000 शेयर। तो 1/7 से लेकर 31 मार्च कितना महीना होगा बेटा, 9 महीना, 50,000 इंटू 9, 4.5 लाख। आई होप दिस इज क्लियर, पक्का पक्का। फिर 1 अक्टूबर को आप 20,000 इशू कर रहे हैं, फ्रेश इशू। कब कर रहे हैं बेटा, 1 अक्टूबर को, बुक क्लोज हो रहा है 31 मार्च को, कितना महीना, 6 महीना, कितना आएगा, 1.2 लाख। आई होप दिस इज क्लियर, मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपने। फिर आप बाई बैक कर रहे हैं कब, 1 जनवरी को, कितना शेयर्स, 50,000 शेयर्स। कब कर रहे हैं बेटा, 1 जनवरी को, बुक्स क्लोज हो रहा है 31 मार्च को, 3 महीने का हिसाब कर लेंगे, कितना आएगा बेटा, 1.5 लाख। टोटल पे आते हैं, 12 4 16, 16 1 17, 17 1 18, 18 1 19, 19,20,000, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। फिर करते हैं 12 4 16 1 17, 17 1 18, 1 19 और 1 20, 19,20,000। तो वेटेड एवरेज कैसे निकलेगा, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स का फॉर्मूला होगा 19,20,000 डिवाइडेड बाई 12। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। चेक कर लेते हैं, हाँ स्क्रीन पे आ रहा है, जो भी आंसर आएगा वही तुम्हारा आंसर होगा। आइए चेक कर लेते हैं, 19,20,000 बटा 12, 1,60,000। तो आंसर विल बी 1,60,000 एंड दिस इज योर वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। आई होप दिस इज क्लियर। देखो मैंने बहुत अच्छे से कोशिश किया आपको समझाने का। अब इसके अंदर में सिर्फ एक पार्ट आपको सीखना है, वो है बोनस। राइट शेयर आई डोंट थिंक कि देगा, आई डोंट थिंक। अब दे दिया तो भगवान ही मालिक है, बट हमें लगता नहीं है। आई देखो मैं इसको दिखाता हूं, ठीक है। 1 अप्रैल को इक्विटी शेयर्स एट द बिगनिंग कितने का है, 5 लाख। इशू कितना कर रहे हैं, ये रुपीस नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, ये क्वेश्चन शायद मैंने खुद बनाया था, वो याद आ रहा है। आइए पहले मैं एक बार इसको देखता हूं। और अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स फॉर 22-23, तो मेरे पास एटेस ऑलरेडी दिया हुआ है, कोई झमेला नहीं है। इक्विटी शेयर्स ओपनिंग बैलेंस कितना है बेटा, 80,000 शेयर्स। तो 80,000 शेयर्स ओपनिंग बैलेंस है, मतलब 12, तो 9,60,000, हाँ या ना। फिर आपने इशू किया कितना शेयर्स, 30,000 शेयर्स। कब किया बेटा, 1 जुलाई को। बुक कब क्लोज हो रहा है, 31 मार्च को, तो 9 महीना, कितना आएगा बेटा, 2,70,000। फिर आपने फर्दर पब्लिक इशू किया कितना शेयर्स, 10,000 शेयर्स। कब किया बेटा, 1 जनवरी को, यानी इनटू 3 महीना। कंसेप्ट क्लियर है, जब जब इशू हो रहा प्लस हो रहा, बाईबैक होता माइनस हो जाता। कितना आया बेटा, 30,000। टोटल मानने का, 9 2 11, 11 1 12, 12,60,000। पक्का। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स क्या होगा, 12,60,000 डिवाइडेड बाई 12, हमेशा डिवाइडेड बाई 12। कितना आएगा मेरे भाई, 1,05,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड आई थिंक आई एम नॉट रॉन्ग।
1,05,000 पक्का पक्का. This is your weighted average number of equity shares. You have the ATS, you have the number, you can easily calculate the basic EPS. Yes or no? जल्दी से कमेंट करके बताना बेटा. क्लास अच्छा लग रहा हो तो जरूर कमेंट करिए, कमेंट करिएगा, मोटिवेशन मिलेगा. वरना देखो भैया, मेहनत क्या है, हर कोई अपने लाइफ में एक कम्युनिकेशन चाहता है, राइट. चलो गो फॉर इट बेटा. क्लियर करो जल्दी से, वीडियो को शेयर करो, कमेंट करो. आइए नाउ, ये तो इंडिया 16 का सम से, आई गेस हमको कोई दिक्कत नहीं होगा. खैर बाद में बात करेंगे. अब आइए, यहां तक कोई दिक्कत. अब आइए, अब इस क्वेश्चन का हम लोग बेसिक का सम्स करेंगे. जब बेसिक सीख जाएंगे तो फिर अब हम लोग डाइल्यूटेड पे बात करेंगे. ठीक है. नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितना है बेटा? 50 लाख शेयर्स है. क्योंकि बेसिक इसमें है नहीं मेहनत, तो बेसिक ईपीएस तो डायरेक्ट निकल जाएगा. 3 करोड़ बाई 50 लाख, दैट इज 6 रुपया. सिंपल सा लॉजिक है रे. नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ है. हाँ सर बेटा, दिख गया, दिख गया, दिख गया रे. देखो कैसे ये लोग फंसा देता है, बेवकूफ बना दिया मुझे. आई एनीवेज, दिस इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन टू यू विच इज 3 करोड़ 300 लाख. इससे लेस होता है बेटा प्रेफरेंस डिविडेंड. हाँ सर, कहाँ गया ये तो प्रेफरेंस डिविडेंड. 50,000 शेयर एट ₹100. कितना आएगा प्रेफरेंस शेयर? यहाँ कैलकुलेशन दिखाते हैं. 50,000 इंटू 100, हमारा प्रेफरेंस शेयर मिल गया एट द रेट 12%. यस और नो? तो 50,000 मतलब हो गया 50 लाख. 50 लाख का 12%, 10% होगा 5 लाख, यानी हो जाएगा 6 लाख. तो तुम्हारे पास बचा कितना? 294 लाख. दिस इज द इट इज परफेक्ट. कैन वी कैलकुलेट द बेसिक ईपीएस? यस सर. द बेसिक ईपीएस इज 294 अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी दैट इज 50. जो भी आंसर आएगा, दिस इज योर फाइनल आंसर. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? पक्का पक्का श्योर है. अब दो चीज आपको बताना है, दो चीज, और 10 मार्क्स आपके घर पे. वन इज डाइल्यूटेड ईपीएस एंड द अदर वन इज बोनस. देखो बेटा, बोनस का लॉजिक समझो, बोनस का लॉजिक समझो. जब आप बोनस का लॉजिक समझोगे ना, कहानी समझ में आएगा. देखो बोनस का लॉजिक क्या है. मान लो 1 अप्रैल को मेरे पास इक्विटी है 1 लाख एट ₹10, जो भी है, हमको से कोई मतलब नहीं है. 1/7 को मेरे पास इक्विटी है 50,000 एट, या आप इशू किए, सॉरी, एट रुपीज, जो भी है इशू कर रहे, ठीक है. फिर 1 अक्टूबर को तुम बोनस डिक्लेयर कर दिए. क्या डिक्लेयर किए? बोनस. अब ये बोनस दो तरह का होता है, इस बात को ध्यान देना. बोनस होता है दो तरह का. या तो बोनस आप सिर्फ इस पे देंगे, या तो बोनस आप अपने पूरे होल्डिंग पे देंगे. दोनों होता है. हम बोनस डिक्लेयर किए, कल तक जिसके पास जो शेयर था उस पे दे दिए, तो ये भी सिचुएशन हो सकता है. और पहला ऑप्शन क्या होता है बोनस का? कि पिछले साल आपके पास जो शेयर्स रहता है उस पे देते. ध्यान देना, अगर मान लो मैं बोनस डिक्लेयर करूं 1/3, मतलब हर 3/1 को हम 1 शेयर देंगे. ध्यान से सुनना, क्या बोले बेटा? हर 3 को, या एक काम करते, थोड़ा सा और चेंज कर देते इसको, हर 4 को हम 1 देंगे. ये मैं कह रहा हूं. क्या कह रहा हूं बेटा? हर 4 इक्विटी शेयर होल्डर को 1 देंगे. अब इस बोनस को यहीं पे समझिएगा बेटा, और ध्यान से कान खोल कर सुनिएगा. सिचुएशन 1,
हम अपने ओपनिंग पे बोनस डिक्लेयर करते हैं। तो पहले नंबर ऑफ शेयर्स क्या होगा, 1,00,000 बाई 4, यस और नो। 4 को 1 देंगे तो 1,00,000 को कितना देंगे, 25,000 देंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? अब जब आप वेटेड एवरेज निकालेंगे, क्या निकालेंगे बेटा, वेटेड एवरेज, तो आप 1,4 वाले पे रखेंगे 1,00,000 इंटू 12, सीखे हैं। 1,7 वाले पे रखेंगे 50,000 इंटू 9, ये भी आप सीखे हैं। 1,10 पे आपको बोनस मिल रहा है 25,000, ये भी तो आपका शेयर बढ़ा, लेकिन इंटू हाउ मेनी मंथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये देखो कि बोनस किस पे दिया गया, ओपनिंग पे, यस और नो, किस पे, ओपनिंग पे। ओपनिंग का कितना है 12, तो इसका भी हो जाएगा 12। क्लियर, श्योर, पक्का, यस सर। जिसके ऊपर बोनस देंगे उसका जो एन होगा, नंबर होगा, वही इसका भी एन होगा, नंबर होगा। क्लियर है? आई 12 लाख, 4.5 लाख और 25,000 इंटू 12 कितना होता है रे भाई, 3 लाख। गलत तो नहीं है ना? नहीं, गलत नहीं है। तो 12 4 16, 16 और 3 19,50,000, ये तुम्हारा आ गया। इस पे डिवाइड कर दो 12 से, जो भी आंसर आएगा यही तुम्हारा वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स होगा व्हेन द बोनस इज इशूड, या सॉरी, व्हेन बोनस इज डिक्लेयर्ड ऑन द ओपनिंग बैलेंस। सिचुएशन 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहीं पे बच्चा फंसेगा। बोनस इज डिक्लेयर्ड ऑन द टोटल, टोटल पे बोनस देंगे, सॉरी, इस टोटल पे बोनस देंगे, ये कह रहा हूं। तब क्या करूंगा, कुछ नहीं, क्या करना है, देखो सर, अगर टोटल पे देंगे, मेरे को एक बात बताओ, इसका तो वही रहेगा 12 का 12, ये तो वही रहेगा, ये चेंज होने वाला नहीं है। इसका भी वही रहेगा 4.5, ये तो वैसे ही है, इसका तो बोनस से कोई मतलब नहीं है। अगर बोनस टोटल पे होगा तो चेंजेस यहां होगा। अब इस चेंजेस पे हम बात करते हैं यहां पे, ठीक, ध्यान दीजिएगा। दो तरह से बेटा, 4 पे 1 देंगे तो हम कैसे करेंगे, 1,00,000 बाई 4 25,000, एक इसका बोनस निकल गया। सेम वे 50,000 बाई 4 12,500, इसका भी बोनस निकल गया। क्या मेरी बात क्लियर? देखो दो ऑप्शन है, टोटल से कर लो, मैं कहता हूं टोटल से मत करो, अलग अलग कर लो, फायदे में रहोगे। क्योंकि सर ये जो बोनस है ये 1,00,000 पे दिया गया, ओपनिंग पे दिया गया, इसके लिए एन 12 होगा। ये जो बोनस है ये नए वाले पे दिया गया, इसका एन 9 है, तो इसका भी एन 9 होगा। अब मेरी बात समझ में आई, मैं क्यों अलग अलग करके पढ़ा रहा था? जल्दी से देखो, डन है बेटा? सो क्लियर विद दिस कंसेप्ट ऑफ बोनस। द लास्ट पार्ट डाइल्यूटेड, बहुत सिंपल है रे मेरा बच्चा, मैं फिर कहता हूं बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, ध्यान देना। डाइल्यूटेड में आपको बस ये देखना है कि कन्वर्ट कौन हो रहा है। अब देखो, डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है कि या तो प्रेफरेंस वाले कन्वर्ट होके इक्विटी बनेंगे, या तो डिबेंचर वाले कन्वर्ट होके इक्विटी बनेंगे। अब तुम समझना, अगर प्रेफरेंस वाले इक्विटी बनेंगे तो हमको प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं देना होगा, तो अर्निंग में वो प्रेफरेंस डिविडेंड एड बैक हो जाएगा, और वही चीज नंबर, वेटेड नंबर में जाकर प्लस हो जाएगा। क्लियर? अगर डिबेंचर वाले इक्विटी बनते हैं तो इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, वो जाकर ऐड हो जाएगा, लेकिन आफ्टर टैक्स ऐड होगा, और नंबर में भी जाकर वो ऐड हो जाएगा। तो इधर देखिए, आइए इसी सम्स पे बात करते हैं। मेरे पास एटेस कितना आया था, डाइल्यूटेड ईपीएस निकालेंगे वो। एटेस कितना था, 294 लाख, यस और नो? अब क्वेश्चन को पढ़ो, ईच फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, ओनली द डिवेंचर्स आर कन्वर्टेड,
द प्रेफरेंसेस आर नॉट कन्वर्टेड, क्योंकि वैसे भी ये क्यूमुलेटिव है, कन्वर्टेबल नहीं है, तो ये कन्वर्ट तो वैसे भी होने वाले नहीं है। सिर्फ कौन कन्वर्ट हो रहा है बेटा? डिबेंचर्स हो रहे हैं 8 इक्विटी शेयर्स पे। यस, एक डिबेंचर को हम 8 इक्विटी देंगे, ये क्वेश्चन कह रहा है। क्या कह रहा है बेटा? एक डिबेंचर को 8 इक्विटी दोगे तो बताओ ना, इधर कितने इक्विटी, कितने डिबेंचर है? 50,000 डिबेंचर्स है। तो 50,000 डिबेंचर्स को 8 इंटू 50,000 कितना होता है मेरे भाई? 4 लाख इक्विटी दोगे। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? मैथमेटिक्स को क्लियर रखो बेटा, पढ़ो, बोलो, समझो, क्लियर हो जाएगा। बोला क्या? एक डिबेंचर को 8 इक्विटी दोगे, तुम्हारे पास 50,000 है तो 8 इंटू 50,000 4 लाख इक्विटी दोगे। राइट और रॉन्ग? यस सर, वेरी गुड सर। तो डाइल्यूटेड ईपीएस में हम पहले इंटरेस्ट कितना है इसका? नॉर्मल 50,000 इंटू 100। आइए, इंटरेस्ट कितना है बेटा? ये वर्किंग में दिखा दे रहा हूं। 50,000 इंटू 100 कितना परसेंट है? 10% इंटू 10%। कितना का इंटरेस्ट आएगा बेटा? 5 लाख आएगा क्या? प्लस इंटरेस्ट दैट इज 5 लाख। लेकिन इंटरेस्ट में टैक्स का बेनिफिट मिलेगा, तो 30% यानी 1 माइनस 0.30, राइट, डिवाइडेड बाई पहले से नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे मेरे पास? 50 लाख। कन्वर्ट होने के बाद कितने डिबेंचर्स इक्विटी में बदले? 4 लाख। देखो क्या हुआ, डिबेंचर होल्डर इक्विटी बने तो इंटरेस्ट का पैसा वापस ऐड हो गया आफ्टर टैक्स, और डिबेंचर इक्विटी में गए तो इक्विटी वाले जुड़ के बढ़ गए और वो 4 लाख से प्लस हो गया। तो कितना आया? 294 प्लस 3.5 लाख बाई 54 लाख, 297.5 lakh by 54 lakh. Solve it and you will get your answer. Whatever the answer is will be the correct answer. क्या मेरी बात क्लियर हो गई? होप इट इज क्लियर। अच्छे से समझो, बड़ा मजेदार समझा। ये सम जरूर ट्राई करिएगा बेटा। इसमें मैं आपको एक चीज बता देता हूं, इशूड 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच है। यहां पर एक नया चीज ऐड है, वो है 5 पेड अप। कुछ नहीं करना है। नॉर्मल कंसेप्ट क्या कहता है? 2 लाख इक्विटी कब हुआ बेटा? 1 अक्टूबर को। तो 6 महीना होगा ना बेटा, यही सीखे थे ना। लेकिन यहां पे 10 रुपया में 5 मिला, मतलब आधा मिला, तो इनटू जो मिला डिवाइडेड बाई टोटल, ये कर लेना। ये फेस वैल्यू के लिए मतलब आधा पैसा है, तो वो इक्विवेलेंट बनाया जाता है। तो कितना हो गया बेटा? जो भी आंसर होगा, ठीक है, श्योर है? तो इस सम्स को ट्राई करिएगा। ये क्वेश्चन मैंने खुद से बनाया है, इसको जरूर ट्राई करिएगा। आंसर पूछने के लिए टेलीग्राम ग्रुप में आप किसी से भी पूछ लीजिएगा, मेरे स्टूडेंट को मैं बोल दिया हूं, वो आपको आंसर जरूर बता देंगे, क्योंकि क्लास में मेरा कराया हुआ सम्स है। आई होप दिस इज क्लियर। थैंक यू सो मच एवरीवन। I hope you are liking my class. I hope you are liking my hard work. मैं चाहता हूं आप भी वैसे ही मेहनत करो बेटा। इस बार सेमेस्टर पार प्लीज, और नहीं चाहिए बैकलॉग, और नहीं चाहिए सप्ली, इस बार सेमेस्टर पार, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, लव यू ऑल। नेक्स्ट वीडियो विल बी अगेन ऑन financial reporting and financial statement analysis. Bye bye, take care.